नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ये आज हम जो देखने वाले हैं एलटी का उत्तराखंड का मतलब पेपर है जो 2018 में हुआ था। मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैम उत्तराखंड वाले एलटी का मतलब तैयारी करवाओ। तो जो हिंदी की हम तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये उत्तराखंड है, राजस्थान है और हिमाचल है, हरियाणा है, यूपी है, मतलब कहीं का भी है, हिंदी एक ही है। ये मैं पहले भी आपसे बता चुकी। तो ये सारे क्वेश्चन वही आते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि जो पेपर है वो आपको दिखाऊं कि किस तरह से ये पेपर आया था। और जो हम तैयारी कर रहे हैं ना, जो मैं क्वेश्चन डालती हूँ जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, और जो प्रैक्टिस करा रही, तो ये सब उसी में से देखो क्वेश्चन आए हैं। तो जैसे हम करेंगे तो तुम्हें खुद पता आइडिया लग जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चनों में से आपके आते हैं 30 क्वेश्चन तो उसके आते हैं। जैसे आपने वो टेट की तैयारी करी होगी या बीएड करा है तभी करी होगी टेट की तैयारी भी। तो इसमें पहली बात तो सी टेट या टेट होना चाहिए, तभी फार्म भर सकते हो। दूसरी बात, जो उत्तराखंड के हैं सिर्फ वही फार्म भरते हैं एलटी में, जो उत्तराखंड वाले फार्म होते हैं। ठीक है, तो वहाँ का स्थायी निवासी भी होना भी ज़रूरी है। तो इसमें जो 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो जैसे आपके जैसे बुद्धि से है, अधिगम से है, इस तरह से ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। मतलब शिक्षण जो आपका एक पेपर लगा हुआ है तो उस क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, मतलब सिलेबस से। अब तो इसका पहले बात तो सिलेबस निकलवा लेना, जो टॉपिक वाइज लगे हुए हैं ना, तो उसकी एक बुक ले लेना, प्रैक्टिस की बुक ले लेना। चाहे तो उत्तराखंड ऑनलाइन भी मिल जाएगी या चाहे कैसे भी, तो उससे ना बहुत आसानी हो जाएगी, आप तैयारी करोगे तो। ठीक है, पेपर बहुत सरल आता जो उत्तराखंड का आता, अगर आपने अच्छे से थोड़ी सी तैयारी कर ली तो अच्छे से। और एक सामान्य की कट ऑफ तो बहुत मतलब सामान्य की कट ऑफ लगभग 70-72, 68 तक शायद लास्ट गई थी इस बार। ठीक है, 70-72 इतने तक चली जाती है। ठीक, तो इसलिए ना इसकी कट ऑफ भी इतनी नहीं जाती है। 100 में से 70-75 तक भी नंबर आपके आ जाते हैं ना। निगेटिव मार्किंग भी होती है हाँ इसमें, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। ठीक, स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है इस पेपर में कि राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को किस नाम से अभिहित किया है। तो देखो, आदिकाल के नामकरण का मैं एक शायद शॉर्ट बनाया है, उसे देख लेना, नहीं तो तुम्हारे पास जो बुक है उसे देख लेना, क्योंकि आदिकाल के नामकरण से क्वेश्चन बनते हैं। पेपर देखने का सिर्फ यही तरीका होता है लास्ट ईयर कि हम उसमें क्या देख लेंगे। अब देखो, इसमें पूछा जैसे सिद्ध सामंत काल, कभी पूछ लेंगे वीर गाथा काल किसने कहा, कभी कहा चारण काल किसने कहा, इस तरह से ये पूछते रहते हैं आदिकाल के नाम। इसी तरह से रीतिकाल के नाम पूछते हैं। ठीक है, तो इन्हें अच्छे से देख लेना। तो राहुल सांकृत्यायन ने जो आदिकाल को किस नाम से अभिहित किया है, तो वो कहा है सिद्ध सामंत काल। और बीजवापन काल किसने कहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने। चारण काल गिरिहर्षण ने कहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। राजभाषा की दृष्टि से भारत के राज्य कितने वर्गों में विभक्त है। तो राजभाषा की दृष्टि से जो भारत के राज्य हैं कितने भागों में विभक्त हैं, तो ये मतलब 4 वर्गों में विभक्त हैं। जैसे का, खा, गा। तो का वर्ग में कौन से आते हैं, जो हिंदी भाषी होते हैं। खा वर्ग में आते हैं मतलब हिंदी इंग्लिश भाषी जो राज्य होते हैं वो। ठीक है, और गा वर्ग में जो इंग्लिश भाषी राज्य होते हैं। इस तरह से मतलब इन्हें 3 भागों में बांट रखा। जैसे कहते हैं कि वहाँ मतलब हिंदी का मतलब वहाँ का कार्य जैसे कार्यालयों का कार्य है हिंदी में होगा, और जो हिंदी इंग्लिश के उनके दोनों भाषाओं में कार्यालय का कार्य होगा। इस तरह से होती है ये। द्विवेदी युग में कौन सा महाकाव्य लिखा गया है। तो द्विवेदी युग में कौन सा महाकाव्य लिखा गया है, प्रिय प्रवास। अरे किनका है, ये हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, इसलिए भी बार बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। और ये किसका है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का है। व्यंजन संधि को संस्कृत में यह भी कहते हैं। तो व्यंजन संधि को संस्कृत में क्या कहते हैं, हल कहते हैं। अगर अच मतलब स्वर संधि को पूछ लेते हैं तो स्वर संधि को क्या कहते हैं, अच बोलते हैं। और पूछें पूरी वर्णमाला को संस्कृत में क्या बोलते हैं, तो उसे अल बोलते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से गीति नाट्य है। तो इसमें से गीति नाट्य कौन सा है, तो ये गीति नाट्य के भी मैंने शायद शॉर्ट डाला है एक, इसीलिए कि मैं कुछ कम्युनिटी बॉक्स, कुछ शॉर्ट जैसे टाइम मिल जाता है वैसे अपना पोस्ट कर देती हूँ, या फिर टाइम मिल जाता है वीडियो भी बना देती हूँ। तो इसलिए मतलब सभी पे विजिट करना, देखना, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से ज़रूर मिलेगा आपको। अब फालतू की चीज़ नहीं डालूंगी ना, फालतू बकवास करने का इतना समय होता है एग्जाम की जो तैयारी करते हैं कि 1-1 मिनट भी मतलब होती है। नेट भी हमें मतलब सबको सीमित ही तो मिलता है, तो अपना पूरे दिन वो भी देखना है कि डाटा भी इतना होना चाहिए कि काम भी सभी हो जाएं। ठीक है, तो उत्तर प्रदर्शनी गीति नाट्य किसका है, तो ये किसका है,
आगे देखते हैं। द्विवेदी युग में कौन सा महाकाव्य लिखा गया? तो ये प्रिय प्रवास लिखा गया। हाँ, ये हो गया था हमारा। ये आगे का क्वेश्चन है। व्यंजन संधि का, हाँ ये भी हो गया। निम्नलिखित में से गीति नाट्य है, तो गीति नाट्य कौन सा है? उत्तर प्रियदर्शनी है। और ये किसका गीति नाट्य है? ये अज्ञे का गीति नाट्य है। और सूखी डाली किसकी रचना है? ये उपेन्द्रनाथ शासकी है। कारवा किसकी रचना है? ये भुवनेश्वर का है। बीच में थोड़ा सा मतलब म्यूट हो गया था, उसके लिए सॉरी। आगे देखते हैं। राम की शक्ति पूजा कविता किस काव्य में संकलित है? राम की शक्ति पूजा कविता किस काव्य में संकलित है? तो ये अनामिका में है संकलित। अनामिका और परिमल इनके दो मतलब काव्य संग्रह हैं, तो इन्हें देख लेना। अनामिका मतलब अनामिका में सरोज स्मृति पूछें, वो भी इसमें शामिल है। और राम की शक्ति पूजा भी अनामिका में शामिल है। और ये किसकी है? राम की शक्ति पूजा निराला की रचना है। ना मुख है, ना मस्तक है, ना रूप है, ना ऐसे ब्रह्म के कल्पनाकार हैं कि जिनके ना तो मुख है, ना मस्तक है, ना रूप है। ऐसे ब्रह्म के कल्पनाकार कौन से हैं? तो ऐसे तो कबीरदास जी हो सकते हैं, क्योंकि निराकार कौन थे? कबीरदास। ठीक है, जो निर्गुण उपासक थे कौन थे? कबीरदास। तो ये इसमें ऑप्शन में हमारा बी सही होगा। इतवारी पत्रिका का संपादन किया, तो इतवारी पत्रिका का संपादन किसने किया? ओम थानवी ने किया था। जिन छंदों में मात्राओं की संख्या और क्रम आदि का नियम होता है उसे कहते हैं। तो जिन छंदों में मात्राओं और संख्या का क्रम होता है उन्हें क्या कहते हैं? मात्रिक छंद। और जिन छंदों में वर्णों का क्रम होता है उसको क्या कहते हैं? वर्णिक छंद कहते हैं। छंद कितने होते हैं? दो प्रकार के, मात्रिक और वर्णिक छंद। भूसंडिम शब्द का अर्थ है, तो भूसंडिम शब्द का क्या अर्थ है? भूसंडिम शब्द का अर्थ है बंदूक। पंत जी की पहली कविता का नाम है, तो पंत जी की पहली कविता कौन सी है? गिरजे का घंटा है। और ये जो रचनाएं इनकी और ग्रंथि, बीड़ा और गुंजन, ये इनकी छायावादी रचना है, क्योंकि इन्होंने प्रगतिवादी रचनाएं भी लिखी जैसे ग्राम्या, युगांत, युगवाड़ी। ठीक है, और जैसे प्रगति के सुकुमार कवि कौन कहा जाते हैं? पंत जी कहे जाते हैं। मैथिल कोकिल नाम से प्रसिद्ध हैं, तो मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? विद्यापति हैं। और विद्यापति को और क्या क्या कहते हैं? कवि, कंठाहरण, अभिनय जयदेव, मैथिल कोकिल, सब किसको कहा जाता है? सब विद्यापति को कहा जाता है। संशय की एक रात कृति के रचनाकार हैं, तो संशय की एक रात कृति के रचनाकार कौन है? तो वो हैं नरेश मेहता। और ये जो संशय की एक रात कृति है ये नरेश मेहता की लिखी हुई है, तो ये है राम रावण का जब युद्ध होने वाला था, मतलब सीता जी को चुरा ले गए थे रावण, उससे पहले जब युद्ध करना था उस एक रात का वर्णन इसमें मतलब पहले का उस वर्णन इसमें दिया गया है। तो इसका नायक पूछें तो राम है। मधुघट ले जब करती नर्तन, मेरे नूपुर में छम छन, में लय होता जग का क्रंदन। यह किस कविता की पंक्तियाँ हैं? तो ये किस कविता की पंक्तियाँ हैं? तो ये मधुबाला की पंक्तियाँ हैं। मधुबाला, मधुशाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण किसकी रचनाएं हैं? ये सब ये रचनाएं हैं हरिवंश राय बच्चन की, जो हालावाद के प्रवर्तक हैं। ठीक है। प्रेमचंद का जन्म स्थान है, तो प्रेमचंद का जन्म स्थान क्या है? लम्ही है। और देखो इसमें सी और लम्ही कन्फ्यूजन के लिए दोनों दे रखा। सी जन्म स्थान किसका है? सूरदास जी का है। प्रतिमा नाटकम में अंक है, तो प्रतिमा नाटकम में कितने अंक हैं? तो इसमें 7 अंक है। और जो प्रतिमा नाटकम रचना किसकी है? ये भास की रचना है। और ये किससे संबंधित है? राम से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संकर मतलब प्रकृति का है? तो संकर प्रकृति का कौन सा शब्द है? तो वो है बम्बरसा इसमें। और संकर शब्द कौन से होते हैं? संकर शब्द वो होते हैं जो अलग अलग मतलब 2 भाषाओं से मिलकर बने हुए होते हैं, तो वो संकर शब्द होते हैं। इसमें जो संकर शब्द को मतलब जो मिले ना हमको एग्जाम में आए हुए, तो एक जगह नोट कर लेना उन्हें, क्योंकि वे रिपीट बहुत बार हो जाते हैं। जैसे कुछ हैं टिकट घर, रेलगाड़ी, छायादार, बमवर्षा, ये सब ना मतलब एक जगह नोट कर लेना कि इस तरह से हैं। तो अगर आपको एग्जाम में कहीं भी आगे भी देखने को मिलते हैं ना, तो एक जगह नोट कर लेते हैं मतलब कुछ चीज़ों को।
निम्नलिखित में से दंतीय वर्ण है, तो दंतीय वर्ण कौन सा है, तो वो है पा, तो उपदमान्यो ओष्ठा, ठीक है। कंठ, तालु, मूर्ध्या, दंता, ओष्ठा, इस तरह से ये सारे याद कर लेना, क्योंकि ये वर्ण पूछे जाते हैं कि कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है। वर्णमाला के बिना तो पेपर बहुत मुश्किल है, जो बने वर्णमाला को अच्छे से देखना ही है। लिंग, वचन, कारक आदि के कारण रूप परिवर्तन होने वाले शब्दों को कहते हैं। तो लिंग, वचन, कारक आदि के कारण रूप परिवर्तित होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, तो वो विकारी शब्द कहते हैं। और विकारी शब्दों में कौन कौन से आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये सब क्या है, ये है विकारी शब्द, ठीक। अविकारी कौन सा है, अव्यय अविकारी है। डायरी के पन्ने के लेखक हैं, तो डायरी के पन्ने के लेखक कौन है, ये एन फ्रैंक। सैयद हैदर रजा द्वारा लिखित आत्मा किताब किस गद्य शैली का लेख है। सैयद हैदर द्वारा लिखित आत्मा किताब किस गद्य शैली का लेख है, तो ये है आत्मकथा शैली का, ये आत्मकथा है। निम्नलिखित में से रीतिकाल के कवि हैं, तो रीतिकाल के कवि कौन है, वो हैं बिहारी और देव, ठीक है। अब देखो रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल और प्रगतिवाद, छायावाद, द्विवेदी युग, इस तरह से मतलब सब के कालों के मतलब एक पता होना चाहिए कौन से लेखक किस काल में आते हैं। एक दो क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में इनसे बनते ही हैं इस तरह से, ठीक है। तो एक सीरियल वाइज लिख लेना कि ये छायावाद के हैं, प्रगतिवाद के, प्रयोगवाद के हैं। कुछ लेखक ऐसे हैं कि छायावाद प्रगतिवाद दोनों में आते हैं, उसका भी ध्यान कर लेना, ठीक है। जैसे मुक्तिबोध को पूछा था, तो मुक्तिबोध प्रयोगवाद में भी आते हैं, प्रगतिवाद में भी आते हैं। और इसमें तुलसीदास, सूरदास भक्ति काल के हैं, कबीरदास, रैदास ये भी भक्ति काल के हैं संत वाले, और जयशंकर प्रसाद ये छायावादी हैं, नागार्जुन प्रगतिवादी कवि हैं। निम्नलिखित में से किसने अपने पुत्रों को 7 नगरों में सेवा पूजा का अधिकार देकर पुष्टि मार्गीय भक्ति पद्धति को देशव्यापी बनाया था। तो इनमें से कौन से हैं जिन्होंने अपने 7 पुत्रों को 7 नगरों में सेवा पूजन का अधिकार देकर पुष्टि मार्गीय भक्ति को देशव्यापी बनाया था, तो वो हैं विट्ठलनाथ, वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ। भारवी का वास्तविक नाम है, तो भारवी का वास्तविक नाम क्या है, दामोदर है। और श्रीकंठ का वास्तविक नाम क्या है, भभूति है। संस्कृत की लगभग छोटी छोटी बन जाए तो 2 वीडियो, और नहीं तो बड़ी बनेगी तो 1 वीडियो बना दूंगी, जिसमें से मतलब जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वो थोड़ा एक्सप्लेन करके, तो उन्हीं क्वेश्चनों से देखना तुम्हारे जो संस्कृत के मतलब ये राइटर हैं, रचनाएं हैं, ये कंप्लीट हो जाएंगी आपकी, ठीक। छिमेश्वर कृत चंडी कौशिक के आधार पर भारतेंदु हरिचंद ने कौन से नाटक की रचना की। तो छिमेश्वर कृत कौशिक मतलब चंड कौशिक के आधार पर भारतेंदु ने कौन से नाटक की रचना की, वो सत्य हरिचंद की। भारतेंदु ने कुल कितने नाटक लिखे थे, 17 नाटक लिखे थे भारतेंदु ने। इनके सारे नाटक देख लेना भारतेंदु के। किस कवि को लोकनायक कहा जाता है, तो लोकनायक किस कवि को कहा जाता है, वो तुलसीदास जी को कहा जाता है। और तुलसीदास जी को लोकनायक किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। उन्होंने कहा कि समन्वय करने की विराट चेष्टा जिसमें समन्वय कराने की विराट चेष्टा हो, लोकनायक वही बन सकता है। इस तरह से है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ, ठीक है। जो मतलब लाइन पूछी भी जाती है एग्जाम में कि ये किसने कहा है तुलसीदास के बारे में। क्रम लेखा का पर्यायवाची शब्द है, क्रम लेखा का पर्यायवाची शब्द क्या है, वो है उष्ट ऊंट। देवा प्लस आगमन बराबर देवागमन में कौन सी संधि है, तो इसमें कौन सी संधि है, अपनी मतलब सवर्ण मतलब अपनी जाति के वर्ण सवर्ण होने के कारण जो मतलब दीर्घ हो जाते हैं, तो वो कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि होती है। जैसे आ मिलकर बड़ा आ, ई मिलकर बड़ी, ऊ मिलकर बड़ा ऊ, या छोटी ई बड़ी ई मिलकर बड़ी ई, इस तरह से जो बनते हैं ना दीर्घ स्वर, ठीक। तो इसमें कौन सी दीर्घ संधि है। अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन कौन से होते हैं, तो इसमें अघोष व्यंजन कौन से हैं, का, खा, चा, छा, ये कौन से हैं, अघोष व्यंजन है। और अघोष व्यंजन कौन से होते हैं, मतलब जो पहला दूसरा वर्ण कौन सा होता है, अघोष, और तीसरा चौथा और 5वां वर्ण कौन सा होता है, सघोष। और जो स्वर होते हैं वे भी कैसे होते हैं, सघोष, ठीक है। क्योंकि आज इसमें वर्णमाला से 2 क्वेश्चन आ गए हैं, लगभग 1 आध क्वेश्चन और है, तो आज सिर्फ इतने क्वेश्चन कराऊंगी, वीडियो फिर लंबी हो जाती है, फिर आधे लगभग 60 से 100 तक, अभी 40 क्वेश्चन और रह गए इसमें, तो वो अगले पार्ट में डालूंगी।
और ये अपने क्वेश्चन थोड़े से एक्सप्लेन करके ऐसे ही आपको बताऊंगी आगे। अब देख ले, इससे आइडिया पता चल जाएगा आपको, ये एक लग जाएगा कि मतलब कैसे क्वेश्चन आया था क्वेश्चन पेपर। आप देखो इतना हार्ड नहीं आता क्वेश्चन पेपर, थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। जो क्वेश्चन पहले आए उन्हें तो मतलब रिपीट कर करके मतलब इतना रिपीट कर लो कि दोबारा आए तो ख़राब ना हो, ठीक है। अब जितने सरल क्वेश्चन है उन्हें बचाने की कोशिश करो, हार्ड क्वेश्चनों के चक्कर में सरल क्वेश्चन ख़राब हो जाते हैं। सरल क्वेश्चन से ही हमेशा रहते हो, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि इसलिए सरल क्वेश्चन को हमेशा बचाओ, वो ख़राब नहीं होने चाहिए। अगर बड़ा क्वेश्चन वो तो कई बार टिक लगाने से भी एक दो सही हो जाते हैं हमारे, ठीक है। और करत करत अभ्यास ही जड़मती होए सुजान। अगर अभ्यास प्रैक्टिस हमेशा करते रहो तो एक जड़ बुद्धि भी मतलब हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कोई होशियार मतलब ये नहीं होते, मुझे लगा कि कहीं कुछ कहते हैं कि ये पढ़ने में होशियार है, हम थोड़ा कम है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जैसे टाइम मिला वैसे, अगर आपको टाइम नहीं मिलता काम कर रहे हैं तो उस समय भी आप वीडियो लगा के क्वेश्चन तो तब भी देख सकते हो। और एक जहां आप पढ़ चलते फिरते या किचन में काम करते हो या कहीं ऑफिस में या सोते हो तो अपने वहाँ इस तरह से जैसे धातु रूप शब्द रूप आपके यूपी बोर्ड में आते हैं, मतलब सॉरी दोस्तों यूपी वाली मतलब टीजीटी पीजीटी में आते हैं ना, वो अपना लिख लो। इस तरह से वो याद कर लेते हैं। कुछ रचनाएं जो हमें याद नहीं होती वहाँ लिख लो अपना, ठीक है। क्योंकि हमें अगर अपना कभी ये मत सोचो क्या है, एग्ज़ाम से पहले हमेशा अपना 100% देने की कोशिश ज़रूर करूँ, ठीक है। अगर हमने एग्ज़ाम में 100% कोशिश करी है, अगर हमारा नहीं होता तो दुख नहीं होता, और नहीं तो अंदर से हमने थोड़ी सी भी कमी करी है ना, लगता है कि थोड़ा सा और कर लेते तो हमारा हो जाता। वो चीज़ हमें मतलब जीना मुश्किल करती है बहुत, मतलब सबसे ज़्यादा परेशान हमें वही चीज़ करती है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।